तैयारी करें, आपने कितनी बार मेंस लिखा है? मैंने 5 बार मेंस दिया है। लोगों की मेंस में क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्या क्या उसमें नॉलेज आपको गेन कर पहले से करके रखना पड़ता है जो मेंस लिखते समय काम आता है जिससे सिलेक्शन हो पाए? स्टार्ट करें कि ये मॉडल कॉपी है, इसी अकॉर्डिंग मुझे ढालना है अपने आप को। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ कोचिंग को भगवान की तरह से ट्रीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला पे। आज हम आए हैं नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा पे। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं, इसमें शाम का वक्त है तो निकले हुए हैं। देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, प्री निकालते हैं, मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, ऐसे एस्पिरेंट हमारे साथ इस समय जुड़ने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो मिलते रहें। आप उनको देखें, उनसे मिलें जो वाकई में लिख पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। अभी हमारे साथ एक भाई हैं, चलते हैं उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि उनका क्या स्ट्रगल रहा, क्या संघर्ष रहा। तो सर, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या होगा और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम मेघराज मीना है। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आप राजस्थान से हैं, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आया था। जैसे हमें पता चला कि आपने कई बार मेंस एग्ज़ाम लिखा है। कई बच्चे होते हैं प्री तक निकालने से डरते हैं कि मैं प्री भी निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या उसमें लोगों को दिक्कतें आती हैं जिससे वो नहीं निकाल पाते हैं और आपने निकाला है? नहीं, दिक्कत ऐसे नहीं है। वो जैसे होता है, किसी का अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। मैथमेटिक्स वालों का सी सेट अच्छा होता है, तो उनको सी सेट की दिक्कत नहीं होती है। उनका जीएस कमज़ोर होता है हमेशा, साइंस बैकग्राउंड का या कोई भी होगा। और आर्ट्स वालों का हमेशा जीएस स्ट्रॉन्ग होता है और उनका सी सेट है ना, कमज़ोर होता है। तो अब दोनों को अपने अपने हिसाब से काम करना है कि मतलब आर्ट्स वालों को सी सेट पर पकड़ बनी है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। जीएस 1 में बहुत लोग हैं जो सी सेट में फेल होता है। आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि आप मेंस तक पहुँचते हैं बार बार? नहीं, मेरा सी सेट है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा सी सेट पहले से अच्छा था, तो उस पर मेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जीएस पे मैंने काम इनिशियल में कर लिया था एनसीईआरटी पढ़ के। तो प्रीलिम्स के लिए मतलब सब्जेक्ट अच्छा खासा मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। फोकस करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। उससे दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब तैयार रहता है, तो हमेशा एक बार निकल गया तो कॉन्फिडेंस रहता है, अगली बार हमेशा निकल जाता है, ऐसी गलती नहीं होती है। तो आप क्या देखते हैं, आप मेंस लिख चुके हैं, आप कोचिंग का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और आपको सेल्फ कितना करना पड़ता है? नहीं, सेल्फ करने से ही सफलता मिलती है। कोचिंग अपना एक गाइडेंस देता है कि ये पढ़ो, बस। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर है। उनका मैटर, हर किसी कोचिंग का मैटर सफिशिएंट होता है, लेकिन पढ़ने का तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना कैप्चर कर लेता है उस कोचिंग से। सब लोगों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई कोचिंग से सेलेक्ट भी हो जाता है कि कोचिंग का मटेरियल पढ़ के, लेकिन उसने कितना लिया, जैसे कि 100% में से 90% लिया या 80% लिया, ये निर्भर करता है अलग अलग बच्चों पे। अब बच्चा ये सोचता है कोचिंग का मटेरियल ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग कोचिंग का मटेरियल है, ऐसा नहीं है। अब हिंदी मीडियम में विजन का भी है, दृष्टि का भी है। अब और संस्कृति अभी नहीं खुली है, तो उनका मटेरियल तो नहीं देगा, लेकिन विजन का और दृष्टि का देख रखा है। उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मटेरियल अच्छा है, तो मटेरियल पढ़ने से उन और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पढ़ने से अब खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मतलब कोचिंग के भरोसे ही सब कुछ छोड़ दें। अभी आप तैयारी करें, आपने कितनी बार मेंस लिखा है? मैंने 5 बार मेंस दिया है। 5 बार मेंस लिखा। लोगों का 1-2 बार में ही पेशेंस जो है जवाब दे जाता है, तो आप अपने आप को 5 बार तक कैसे रख पाए? क्या आपको ऐसी बातें रहीं जो आपको मोटिवेट करती हैं? नहीं, ये रहे ना, फर्स्ट टाइम में मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था इनिशियल में, तो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा कि मेरी हेल्थ की वजह से हो सकता है मैं अच्छे से नहीं कर पाया, तो मैं अपना इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने अगली बार अपने ऑप्शनल पे काम किया था, फिर मैंने ऑप्शनल से दिया, लेकिन मैंने लगातार उसी मैथमेटिक्स ऑप्शनल से 2 बार और दिया। इन दोनों बार अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर मेरा ऑप्शनल की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था और सब जगह ठीक था, लेकिन तो मैंने ऑप्शनल पे, फिर मैंने ऑप्शनल 3 अटेम्प्ट के बाद मैंने ऑप्शनल चेंज किया, गैप लिया। कौन सा लिया आपने? फिर मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल लिया था उसके बाद। तो मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल से इस बार मैंने दूसरी बार फिलॉसफी ऑप्शनल से दिया है। पिछली बार दिया था, पिछली बार 198 मार्क्स थे। इस बार देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं।
हाँ, तो ये है कि ऑप्शनल पे मेरा कमज़ोर था, तो मोटिवेशन ये था कि ऑप्शनल अगर अच्छा हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी कंटिन्यूअस छोड़ा नहीं काम करना। अभी आपको क्या उम्मीद है कि अभी इंटरव्यू आप पहुंचेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? नहीं, इस बार कॉन्फिडेंस तो है, कंप्लीट है कि मतलब पेपर भी ठीक गए हैं, सब कुछ ऑप्शनल भी ठीक कर लिया था, तो इस बार होना चाहिए। आप कौन सा पोस्ट चुनोगे? अगर आपको पोस्ट ऑफर करते हैं गवर्नमेंट, तो आप किस पोस्ट पे जाना पसंद करोगे? ये सबका एक ही चॉइस है, सबसे पहले हर कोई आईएएस ही बनना चाहता है। हाँ, सबकी अपनी जैसे होता है, किसी को फॉरेन में रहना पसंद है तो वो आईएफएस चूज़ करता है, प्रायोरिटी देता है आईएएस से ऊपर। लेकिन मेरे को लोकल यहीं पे इंडिया में रह के ही काम करना ठीक लगता है, इसलिए आईएएस है पहली प्रायोरिटी। आप लोग भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि यहाँ पर रहकर तैयारी करना अच्छा हो पाता है एज़ कम्पेयर घर पे रहना? देखिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं तैयारी, घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे है ना, एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जो यहाँ पे क्या क्या चैलेंज समस्या आती है तो वो फेस करता है, और मटेरियल क्या है ईजिली मिल जाता है अदर कोचिंग का। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने मेंस लिखा है, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए बच्चों को कि मेंस में क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्या क्या उसमें नॉलेज आपको गेन कर पहले से करके रखना पड़ता है जो मेंस लिखते समय काम आता है, जिससे सिलेक्शन हो पाए? नहीं, जो जीएस के 4 पेपर है उनका स्टडी भी और ऑप्शनल का स्टडी पहले ही करना होता है, तो जीएस के 4 पेपर के टेस्ट सीरीज भी देनी होती है, तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस होती है। आप किसी भी कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें परफॉर्मेंस रहती है, तो वैसी परफॉर्मेंस मेंस में भी आती है उसी जैसे सेम, क्योंकि आपका तैयार रहता है कि क्या कमज़ोर है क्या है। तो इसमें रिवीजन का क्या टाइम देना पड़ता है? जैसे रिवीजन करते हैं लोग, अभी समय है, अभी देखिए आप एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसमें लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? आपका खुद का इतना एक्सपीरियंस रहा है, कितना समय नया कंटेंट पढ़ने के लिए देना चाहिए, और कितना समय अब जो समय बचा हुआ है 2 महीने का समय, उसमें कितना समय रिवाइज़ करना, क्योंकि रिवाइज़ करना एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को देखना ही पड़ता है एज़ कम्पेयर कि हमको नया नया कंटेंट रोज़ पढ़ें। जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए अब लास्ट के जो आप 3 मंथ्स मतलब 75 डेज के आसपास बचे हैं प्रीलिम्स के, तो प्रीलिम्स के लिए तो उन सबको है ना अपने जो करंट अफेयर्स थोड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए और स्टैटिक पोर्शन मजबूत रखना चाहिए। एक्सरसाइज कितना करना चाहिए? एक्सरसाइज मतलब बार बार रिपीटिशन जो है उसका। कोई भी 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज कम से कम मिनिमम सॉल्व करनी चाहिए। 2 कोचिंग की मिनिमम जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, जैसे विजन की कर ली या फॉरम की कर लो या मतलब ओनली आईएएस, किसी की भी तीनों में मतलब कोई भी 2 कंप्लीट कर लो, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाती है कि हमको एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने क्वेश्चन करने पे कौन से पार्ट में कितने सही हो रहे हैं। कितने कितने टेस्ट सीरीज़ हमें देखना चाहिए? 50, 100 या दिन पे डिपेंड करता है, एक दिन में 3 या 4 ऐसे? नहीं, टोटल एक कोचिंग मिनिमम 30 से 35 टेस्ट निकालती है प्रीलिम्स के, तो 2 कोचिंग का मिला के 70 के आसपास होता है। आप अगर एक दिन में एक टेस्ट भी देते हैं तो 70 टेस्ट होता है, 70 दिन में हो जाता है। इनिशियल में सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो सेक्शनल टेस्ट आराम से एक दिन एक टेस्ट को दे दोगे, मतलब डेली पढ़ा फिर टेस्ट दे लिया, मतलब लास्ट में तो रिवीजन ही करना होता है सब्जेक्ट वाइज, तो टेस्ट देते रहें तो उससे एक्यूरेसी पता चलती है। और सी सेट का भी टेस्ट और टेस्ट टाइमिंग हमेशा बताए यूपीएससी के टाइमिंग से मैच करते हुए 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 टाइमिंग रखनी चाहिए। अभी मेंस लोगों ने लिखा है, इसके बाद प्रोसेस आएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए, कैसे हमें इंटरव्यू फेस करना होता है वहाँ पर? इंटरव्यू के लिए तो सबको अपने डेप पे काम करना होता है, किसने अपना हॉबी क्या भरा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, या फिर कोई जॉब करता है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो इंटरव्यू में हमेशा इन्हीं पार्टों पे फोकस करता है। करंट अफेयर्स तब ज़्यादा पूछता है जब कोई जिसके पास हॉबी नहीं है इतनी ज़्यादा या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे जाता है। या फिर अपना इंजीनियर जैसा कोई सब्जेक्ट है उसका आंसर नहीं ढंग से नहीं दे पा रहा, तो अदर पार्ट पे क्वेश्चन पूछता है। कई लोग जो मेंस लिख चुके होते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि जी हमारा अब जो है सीधे इंटरव्यू होने वाला है। वो इंस्टीट्यूट में आते हैं और यहाँ पे वो इंटरव्यू का प्रोसेस जो होता है, वो जो है डेमो यहाँ पर चलता है, वो कितना फ्रूटफुल साबित होता है? लोगों को घर पे रहकर भी कर सकते हैं या कोचिंग आना उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं, अब जैसे ये है उनको अपने जैसे होता है ना, मॉक इंटरव्यू होते हैं, मॉक इंटरव्यू में पता चल जाता है कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। जैसे मेरा हॉबी वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन है, तो मैं कितने का जवाब दे पा रहा हूँ, ढंग से जवाब दे रहा हूँ या नहीं दे रहा, या कोई मेरा ऑप्शनल का क्वेश्चन है, या फिर इसके अलावा अपना सब्जेक्ट का है, कोई जॉब का है, तो वो एक हेजिटेशन रहता है कि कैसे सामने वाले को फेस करेंगे, तो वो एक खुल जाती है हेजिटेशन। होता ही क्या 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 हाँ होता ये है कि जो नॉलेज होती है वो मेंस में देख ली जाती है, लेकिन
पर्सनैलिटी टेस्ट में केवल पर्सनैलिटी को उस तरीके से जज करते हैं कि आप सिविल सेवा में जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए जा रहे हो, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। तो कॉन्फिडेंस देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, कैसा तुम सिचुएशन को, मतलब कोई भी प्रेशर आ जाता है किसी भी टाइम पे, कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है XYZ, तो आप उसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इसीलिए किया जाता है, क्योंकि नॉलेज तो मेंस में देख लेते हैं वो लोग। उसमें कौन से लोग हैं जो छूट जाते हैं और किन किन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? कुछ ऐसे क्राइटेरिया वो निर्धारित करते होंगे कि हमें किनका सिलेक्शन लेना है। ऐसा मतलब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं करते वो लोग। यूपीएससी में जो मेंबर बैठते हैं वो सब बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको ध्यान में रखते हैं कि कोई कैटेगरी वाइज भी आते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। जिस लेवल से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो लोग, उसी अकॉर्डिंग वो अपना इंटरव्यू रखते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो IIT के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो IIT वालों को ही सिलेक्ट करते हैं। वो कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो मतलब पिछले बैकग्राउंड से आए हैं, वो वहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उस जगह से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब आज उनके सामने बैठे हुए हैं। तो हर किसी को एक बैलेंस लेते हुए सबको सिलेक्शन लेते हैं। आपने इस बार मेंस लिखा है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विकास। विकास जी, आपने मेंस लिखा है, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? किस तरह के क्वेश्चन पे आए थे आपके पास मेंस में, जिसका आपने आंसर लिखा और लग रहा है कि सिलेक्शन मेरा हो सकता है? ये तो यूपीएससी की अभी कॉपी चेक हो रही है, तो वो तो मार्किंग पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितने नंबर्स मिलेंगे। लेकिन ये यूपीएससी में 10 बुक्स को एक बार रीडिंग करने की जगह एक ही बुक का 10 बार रीडिंग करें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन ही डिमांड करती है। ये एग्ज़ाम है ऐसी जिसमें रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर बच्चे आते हैं, सबसे पहले वो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। वो ये फेस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें आना कहाँ है, किससे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप उसके बारे में बताइए कि कैसे वो सब्जेक्ट को सिलेक्टिव पढ़ें कि जिससे उनका सिलेक्शन कम समय में अच्छे से हो जाए। सबसे पहले तो जितने भी बच्चे आते हैं आते ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि कोचिंग वाले, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम जो बता रहे हैं उतना पढ़ लो, लेकिन हमेशा पूरी तरह कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना है, अपना भी खुद का सेल्फ स्टडी करना है। और जो हर कोई बोलता है कि NCERT नहीं पढ़ना, हम अपना स्टडी मटेरियल देंगे, उसमें NCERT कवर है। NCERT हमेशा बेसिक बुक होती है, कवर होती है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन बच्चे को पता है जब तक मानसिक मेंटल संतुष्टि नहीं मिलती, जब तक उसको पढ़ नहीं लेता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसमें एग्ज़ाम देने का कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, याद है। क्योंकि नोट्स में हर कुछ पढ़ता है, उसको पता ही नहीं चलता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो हमेशा उसको टू द पॉइंट रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ऑप्शनल में हमेशा है ना, बच्चों को डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही ऑप्शनल की साइड सारे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट गिरता है ऑप्शनल की वजह से ना, तो सारे बच्चों का फिर सिलेक्शन भी गिर जाता है फाइनल में। तो ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे बताए मेरे दोस्त ने ये ऑप्शनल ले रखा है तो मैं भी ये ऑप्शनल लूँगा। तो ऑप्शनल सबको है ना, ये नहीं है कि इस कोचिंग में ये बेस्ट ऑप्शनल है, जिसमें इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या हिंदी हो, सबको अपना अलग अलग ऑप्शनल, सोशलॉजी भी है, तो सबको अपना अलग अलग ऑप्शनल रखना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन, क्योंकि डाइवर्सिफाइड ऑप्शनल होंगे, किसी एक ऑप्शनल की मार्किंग गिर गई तो दूसरे की हमेशा बची भी रह सकती है, तो सिलेक्शन हमेशा बरकरार रहता है। अब सारे बच्चे एक ऑप्शनल के होते हैं ना, तो उनका जो डिस्कशन का जो आंसर लिखने का फॉर्मेट भी होता है ना, सबका सेम हो जाता है। आंसर लिखने का आपने बताया, आंसर लिखने का क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है कि हमको लिखना किस तरीके से होता है, किन वर्ड्स का यूज़ करना होता है, किन वर्ड्स को छोड़ना होता है, क्राइटेरिया क्या होता है लिखने का, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आंसर राइटिंग में ये है कि जो यूपीएससी की जो डिमांड होती है सिलेबस की, जैसे सिलेबस की जो हेडिंग होती है उनके अकॉर्डिंग जैसे डेली एक आंसर लिखता जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग जब एग्ज़ाम होती है तो 2 दिन के भीतर चारों GS के पेपर कवर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आप लिखते हैं, जो बंदा सेलेक्ट होता है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, उसकी कॉपी क्या आपको इजीली अवेलेबल होती है? हाँ, अवेलेबल मार्केट में मिल जाती है। चाहे मतलब जैसे विजन IAS है, उसकी साइट पे अवेलेबल होती है, जैसे दृष्टि IAS उसकी साइट पे अवेलेबल होती है, टॉपर्स की कॉपी होती है। तो सबसे पहले उन्हीं कॉपियों को देखना चाहिए कि इसकी कॉपी है, मतलब इसी को जो कॉपी है इसमें इतने नंबर मिले हैं, तो इसको नंबर क्यों मिल रहे हैं। हाँ, मेन कारण ये है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अंत में तक जब एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तब भी नहीं उनको पता होता है कि हम टॉपर्स की कॉपी को एक बार देखें और अपने तरीके से लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ना कि टॉपर जिस तरीके से लिख रहा है, जो डिमांड है उसके हिसाब से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ कोचिंग को भगवान की तरह से ट्रीट करते हैं कि यही है, तो वो मार्केटिंग चलती रहती है कोचिंगों की। जैसे आजकल बच्चे सेलेक्ट कम होते हैं, लेकिन हर एक आप चारों तरफ देख सकते हो
हर एक जगह पे एक एक कोचिंग, तो इतनी कोचिंग है, हज़ारों कोचिंग है। यही मार्केटिंग की वजह से बच्चे मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर अपना ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोगों ने जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सेलेक्ट होंगे और उसके बाद बच्चे आपको फिर से आपको यहाँ पर इस चैनल पे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपको